जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सभी सब्जेक्ट की और सभी सेमेस्टर की लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके के एग्ज़ाम काफ़ी शानदार तरीके से कराया जा रहा है। तो एक बार चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, एक बार प्लेलिस्ट में विजिट करके देख लें। आपको लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लासेस मिलेंगी। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर यानी 3 साल लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है, चले साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास। न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया। एग्जाम 2024, एग्जाम 2025 और ये जो क्लास है एग्जाम 2026, एग्जाम 2027 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, आपके पेपर की बात करें साथियों, तो इसमें आपके पेपर का नाम है एशियंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 डी यानी प्राचीन एवं प्रारंभिक मध्यकालीन भारत जो 1206 ईस्वी तक है, इसको हमें पढ़ना है। ठीक है, ये आपके पेपर का नाम है। और जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इसका पेपर कोड है HIS 101। ठीक है, आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, टोटल आपके 8 यूनिट है। ठीक है, तो आपको 8 मॉडल पेपर मिलेंगे। ये मॉडल पेपर 2 है। आपने मॉडल पेपर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके मॉडल पेपर 1 भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार है। ठीक है, चले, एग्जाम से पहले आप लोगों को महासंग्राम रिवीजन क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, चले, और ये क्लास भी 2 है। इसमें लिखित एग्जाम भी, जो लिखित क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया है, जैसे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ आपके लिखित एग्जाम होने वाले। कई सारे यूनिवर्सिटी यूपी में है जो आपके लिखित एग्जाम होने वाले हैं। तो एक बार चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ भी विजिट करके देख लीजिएगा। आप लोगों के लिखित क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व कराया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर भी देख लेंगे जिनका लिखित एग्जाम है। जिनका ऑब्जेक्टिव है वो ध्यान से सुनेंगे। टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर विथ इंपॉर्टेंट नोट्स। अच्छा, जो बच्चे कंटिन्यू हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनको पता होगा ये 50 प्रश्न नहीं होते हैं, लगभग ये 100 प्लस क्वेश्चन आपके होते हैं। 100-150 क्वेश्चन प्लस ये आपके क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि मैं इसमें आपको की पॉइंट पढ़ाता हूँ। ठीक है, और ये की पॉइंट से आपके एग्जाम में कई सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है कौन सा स्थान भारत में है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है। तो जो लोथल है, ठीक है, ये भारत में है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है जो भारत में स्थित है। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 2 आपका पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य क्यों थी। ठीक है, ये 2024 में पूछा गया था आपका ये प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य क्यों थी, क्योंकि वह नगरी सभ्यता थी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, तीसरा प्रश्न आपका इसमें क्या पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नान घर पाया जाता है हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, रोपड़ में या कालीबंगन में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो महान स्नानागार पाया गया है यह मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अब यहाँ की पॉइंट है, देखिएगा, इससे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। यह मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में एक कृत्रिम टीले पर बना है। इसे बनाने में भट्टी से निकाली गई पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, यानी जो स्नानागार बनाया गया था वो पक्की ईंटों से बनाया गया था। अच्छा, यह हौज 11.88 मीटर लंबा, यानी जो बनाया गया था वो 11.88 मीटर लंबा था और 7 मीटर चौड़ा था। ठीक है, 2.43 मीटर गहराई थी इसकी। इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। सुरकोटदा, रंगपुर, तो सूतका गेंडर या फिर देसलपुर। तो इसमें जो सूतका गेंडर है ये आपके हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 4 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है आपका, जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी जोते हुए खेत कहाँ पर पाए गए हैं। तो ये आपके कालीबंगा में पाए गए हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न आप लोग ध्यान से देखेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कालीबंगा से जुड़े कुछ और रोचक तथ्य। कालीबंगा
यानी घग्गर सरस्वती नदी के किनारे बसा है। ठीक है, कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा है पूछा जाता है, तो यह घग्गर नदी या फिर सरस्वती नदी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो कालीबंगा है इसकी खोज पूछा जाता है, तो 1960 में इसकी खोज हुई थी। किसने की थी? बीबी लाल और बीके थापर ने। ठीक है, कालीबंगा से लकड़ी के हल और जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से एक शव भी मिला था जो पेट के बल लेटा हुआ था। कालीबंगा से भूकंप आने का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है भूकंप आने का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कहा गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है, सीता से तात्पर्य है? सीता राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, भाग एवं बलि थे सैन्य विभाग के थे, राजस्व विभाग के, धार्मिक अनुष्ठान थे या प्रशासकीय विभाग के थे? तो जो भाग एवं बलि ये आपके थे, ये राजस्व के स्रोत थे, भाग और बलि। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी भाग क्या होता है, बलि क्या होता है, इसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। चलें देखें, भाग और बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। जो भाग था यह अर्थशास्त्र के मुताबिक राजा जमीन का मालिक होता था। ठीक है, और जमीन से मिलने वाले उत्पादन का एक हिस्सा उनका अधिकार होता था जिसे भाग कहा जाता था। ठीक है, अब बलि क्या है? तो अशोक के शिलालेखों में बलि का उल्लेख मिलता है। बलि एक धार्मिक कर था यानी टैक्स था। ठीक है, क्या था? टैक्स। चले प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया है, वह फसल जो वैदिक लोगों को ज्ञात नहीं थी वह है? जौ है, गेहूं है, चावल है या तंबाकू? जो तंबाकू है यह वैदिक काल के लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को या विष्णु को? तो इंद्र को सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है, वैदिक युग की दो लोकप्रिय संस्थाएं थीं। तो सभा और समिति, ये वैदिक युग की दो लोकप्रिय संस्थाएं थीं। सी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी सभा और समिति के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, ध्यान से देखेंगे आप लोग। सभा क्या था? तो यह श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। सभा जो थी श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। इसमें महिलाएं भी शामिल होती थीं और उन्हें सभावती कहा जाता था। यह मूल रूप से एक परिजन आधारित सभा थी। सभा में युद्ध करना, संधि करना, नाप तोल के बारे में कानून बनाना और न्यायिक मामलों में राजा की मदद करने जैसे निर्णय लिए जाते थे सभा में। ठीक है, अब समिति क्या थी? तो समिति आम जनप्रतिनिधि सभा थी। समिति की बैठकें नियमित रूप से होती थी और प्रशासनिक मुद्दों पर खुलकर चर्चा होती थी। प्रश्न नंबर 12 आपका इसमें पूछा गया है, किस लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था? तो जो आपके जस्टिन हैं इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी समझ में आएंगी। देखिए, जस्टिन एक यूनानी लेखक थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों का समूह कहा था। हालांकि राय चौधरी के मुताबिक जस्टिन ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था उसका मतलब भाड़े का सैनिक, शिकारी या डाकू भी हो सकता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ और रोचक बातें। क्या बातें हैं रोचक बातें? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे प्राचीन भारत के पहले सम्राट और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में नंदों पर विजय प्राप्त की और मगध पर कब्जा कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य सम्राट की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र यानी वर्तमान ये पटना में है पाटलिपुत्र को चुना था। ठीक है, चले अब आगे देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। उन्होंने उन्हें राजनीति, कूटनीति और अस्त्र शास्त्र की शिक्षा दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराकर बड़ा मौर्य साम्राज्य बनाया था।
प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या अशोक? तो जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था वह चंद्रगुप्त था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 आपका क्या पूछा गया है, बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? एथिनायस, डायोनिसस, डायमेकस या मेगास्थनीज? तो बिंदुसार की राज्यसभा में सीरिया से आने वाला राजदूत डायमेकस था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ की पॉइंट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा बहुत वही अच्छे तरीके से। देखें, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नाम के राजदूत को भेजा था। डायमेकस मशहूर राजदूत और इतिहासकार मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी थे। दोनों का जिक्र ग्रीक इतिहास स्ट्रैबो ने किया था। ठीक है, जो बिंदुसार थे मौर्य राजवंश के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व में 272 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, चलें, इनका शासन वर्ष भी पूछता है तो शासन वर्ष भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई पाटलिपुत्र में, श्रवण बेलगोला में, चंपा में या उज्जैनी में? तो श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में सलेखना व्रत करके अपने प्राण त्याग दिए थे। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य प्रधानमंत्री थे चाणक्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। इन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो वहाँ आपका डायरेक्ट चाणक्य ना लिख करके विष्णुगुप्त या कौटिल्य लिखता है, ज़्यादातर कौटिल्य लिखता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, अशोक की लिपि का उद्घाटन किया था? तो अशोक की लिपि का जो उद्घाटन किया था वह जेम्स प्रिंसेप ने किया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 17 का। ठीक है, देखें, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ब्रिटिश विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने साल 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले कौन सफल हुआ? जेम्स प्रिंसेप सफल हुआ था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 19 अब आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? तुषाप, पुष्यगुप्त, सुविशाख या फिर राधागुप्त? तो ध्यान रखेंगे, जो अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था तुषाप्स था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब की पॉइंट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। सम्राट अशोक के शासनकाल में यमनराज तुषाप्स सौराष्ट्र का गवर्नर था। तुषाप्स ने सुदर्शन झील से नहरें निकलवाई थी। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त ने कराया था। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया, अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की? तो जब वो 20 वर्ष के हो गए थे तब अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा करी थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें साल लुम्बिनी की यात्रा की थी। ठीक है, 20वें साल में लुम्बिनी की यात्रा की थी सम्राट अशोक ने। लुम्बिनी में अशोक ने शासनकाल के, ठीक है, लुम्बिनी में अशोक के शासनकाल के 21वें साल में हुई यात्रा का जिक्र रुम्मिनदेई शिलालेख में मिलता है। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अशोक थे वह लुम्बिनी गए थे, तो जब वो लुम्बिनी 20 वर्ष की अवस्था में गए थे तो उनका जो ये जिक्र है वह किस शिलालेख में मिलता है? रुम्मिनदेई शिलालेख में मिलता है। इस शिलालेख में अशोक ने लुम्बिनी को बुद्ध का जन्मस्थान बताया है। अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित कर दिया, यानी टैक्स मुक्त घोषित कर दिया। अब 21 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, सांची स्तूप पूर्ण किया गया था? तो सांची का स्तूप अशोक के द्वारा पूर्ण किया गया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है।
अब बनवाया किसने था ये भी पूछा जाएगा। देखिए, सांची स्तूप का निर्माण मौर्य राजा अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। हालांकि शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग ने इसे 2री शताब्दी ईसा पूर्व में नष्ट कर दिया था, सांची के स्तूप को। बाद में अग्निमित्र शुंग ने इसका पुनर्निर्माण कराया। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया है, किस ग्रंथ से मौर्य शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है? बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था हर्षवर्धन ने, गौतम बुद्ध ने, अशोक ने या कनिष्क ने? तो सारनाथ का जो निर्माण कराया गया था वह अशोक के द्वारा कराया गया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, सारनाथ स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। यह स्तंभ उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है। इसे बनाने का समय लगभग 250 ईसा पूर्व का है। 250 ईसा पूर्व का था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ किया? पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। 24 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है, गुप्त राजवंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त राजवंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ थोड़ा दिमाग खोल के रहिएगा। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न पूछा जाएगा, अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आएंगे और आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे आप लोग। देखिए, गुप्त राजवंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। विष्णुगुप्त गुप्त वंश के कम प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। उनका शासनकाल 10 वर्षों तक चला, 540 से 550 ईस्वी के बीच। विष्णुगुप्त कुमार गुप्त तृतीय के पुत्र और नरसिंह गुप्त बालादित्य के पोते थे। ठीक है, ये बात छोटी छोटी है लेकिन ध्यान रखेंगे, आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, रघुवंश महाकाव्य के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कालिदास। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 27 अब आपका पूछा गया, ध्यानपूर्वक देखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय का जामाता कौन था? यानी इसका दामाद था रुद्रसेन द्वितीय। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसके जो बच्ची थी इसका नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त था। ठीक है, और इसके दामाद का नाम क्या था? नरेश रुद्रसेन द्वितीय। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा अभिलेख लौह स्तंभ पर पाया गया है? तो जो आपका मेहरौली प्रशस्ति अभिलेख है यह लौह स्तंभ पर पाया गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 28 का। चलिए, प्रश्न नंबर 29 अब आपका पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी? तो इसमें जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय है इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा गया है? प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार आर्यावर्त के कितने शासकों को समुद्रगुप्त ने जड़ से उखाड़ फेंका? कुल 9। ठीक है, कुल 9 राजाओं को इन्होंने हराया था। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 30 का। प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा गया है, कुमार देवी रानी थी। कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की रानी थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, इनके बारे में जान लीजिए। कुमार देवी गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थीं। वे लिच्छवी वंश की राजकुमारी थीं और समुद्रगुप्त की माँ थीं। प्रश्न नंबर 32 पूछा गया, किसने सकारी उपाधि धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या फिर अशोक ने? तो सकारी जो उपाधि धारण किया था वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा गया, निम्नलिखित शासकों में से कौन भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो देखें यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 34 है, परम भागवत, ठीक है, परम भागवत उपाधि सर्वप्रथम किसके साथ मिलती है? तो यह मिलती है समुद्रगुप्त के साथ। ये जो परम भागवत की उपाधि है यह आपका
इनके चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ भी मिलता है, लेकिन सबसे पहले समुद्रगुप्त के साथ मिलता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। अब की पॉइंट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, देखिएगा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। देखें, गुप्त वंश के राजाओं में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत की उपाधि मिली थी। अच्छा, जो समुद्रगुप्त थे, गुप्त वंश के चौथे राजा समुद्रगुप्त को परम भागवत के साथ साथ कविराज, अश्वमेधा और धर्म प्रचार बंधु की उपाधि भी मिली थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब चंद्रगुप्त के बारे में जान लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत के साथ साथ विक्रमादित्य, सकरी देवगुप्त, देवश्री और देवराजा की उपाधि भी मिली थी। कुछ सिक्कों को सूपिया स्तंभ शिलालेख के आधार पर यह माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त साम्राज्य के सबसे महान राजा माने जाने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि से विभूषित किया गया था। प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित गुप्त राजाओं में किसका एक अन्य नाम देवगुप्त था। तो देखिए, जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इनका नाम देवगुप्त था। इनका कई नाम था, ठीक है, कई उपनाम है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब इनके मैं सारे उपनाम बता दे रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर गलत ना हो। ठीक है, देखें, गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम देवगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम हैं देव, देवराज और देवश्री। प्रश्न नंबर 36 आपका पूछा गया है, गुप्त राजवंश में महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा गया है, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार हरिसेन था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिसेन थे। हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे। आपके एग्जाम में पूछा जाता है हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के। प्रश्न नंबर 38 पूछा गया है, हर्षवर्धन के सोने के सिक्कों के पृष्ठभाग यानी ऊपर वाले भाग पर किसका अंकन है। तो शिव और पार्वती का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा गया है, हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। 10,000। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, हर्षवर्धन पुत्र था। तो जो हर्षवर्धन है प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ डाउट आपका क्लियर होगा, इससे प्रश्न भी बनेंगे। प्राचीन भारत के राजा हर्षवर्धन थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के पुत्र और थानेश्वर के अंतिम राजा राज्यवर्धन के छोटे भाई थे। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक उत्तरी भारत में शासन किया। प्रश्न नंबर 41 अब आपका क्या पूछा गया है, हर्षवर्धन लेखक थे। तो जो हर्षवर्धन थे यह नागानंद के लेखक थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, जो हर्षवर्धन थे इनकी 3 रचनाएं हैं, कौन कौन सी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ध्यान रखिएगा इन तीनों को, इनसे एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 42 आपका पूछा गया है, हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठा 600 ईस्वी में या फिर 606 ईस्वी में या फिर 647 ईस्वी में या 700 ईस्वी में। अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है, बिल्कुल 606 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 43 पूछा गया है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्ष के साम्राज्य की जो राजधानी थी वह कन्नौज थी। ठीक है, कन्नौज कहाँ है वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 44 पूछा गया है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो हेनसांग ने की थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 45 आपका पूछा गया है, हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। राजा हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा गया है, सोलंकी वंश का अंतिम शासक था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीमदेव द्वितीय था। सी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 47 आपका पूछा गया है, चंद्रबरदाई किसका दरबारी कवि था? तो जो चंद्रबरदाई है यह पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 48 पूछा गया है, पृथ्वीराज विजय किसने लिखा? पृथ्वीराज विजय को जयानक ने लिखा है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे, पृथ्वीराज विजय की रचना कश्मीर के महाकवि जयानक ने की थी। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। ऐसा माना जाता है कि जयानक ने इसे पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के दौरान 1191-92 ईस्वी के आसपास लिखा था। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज चौहान के रूप में प्रसिद्ध था? तो पृथ्वीराज जो तृतीय थे ये पृथ्वीराज चौहान के रूप में प्रसिद्ध थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, पृथ्वीराज चौहान के नाम से पृथ्वीराज तृतीय प्रसिद्ध थे। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश के राजा थे और उन्होंने 1178 से 1192 ईस्वी के बीच शासन किया था। प्रश्न नंबर 50 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन परमार वंश का शासक था? मुंज, उदयदित्य, उपेंद्र। तो ये तीनों लोग, ठीक है, ये तीनों क्या है? परमार वंश के शासक थे। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, उपेंद्र, मुंज, उदयादित्य परमार वंश के शासक थे। ठीक है दोस्तों, ये आज आपकी जो क्लास है ये समाप्त होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस क्लास को आगे व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड करेंगे, एक लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप 3 साल हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।